यूनिट नंबर 1 फॉर क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमारी होगी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हाउ टू दे वर्क और एंड हाउ टू दे रिएक्ट। सबसे पहले जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो जब भी हम लोग हमारे घरों में आमतौर पर केमिकल रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन इन द सेंस नींबू पानी। ठीक है, एक सॉल्यूशन इन द सेंस टी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो बन के आया है वो केमिकली रिएक्टिव सब्सटेंस है या फिर कोई नॉन केमिकल रिएक्टिव सब्सटेंस है। ये सभी जो है अपने आप में कोई केमिकल रिएक्शंस हैं। एक बात, दूसरी बात, जैसे दूध का दही में बदल जाना, ये भी एक तरीके केमिकल रिएक्शन है। वहीं पर कुछ रिएक्शंस आपको ऐसी दिखेंगी कि जो रिएक्शन बड़ी फास्ट हो जाती हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी दिखेंगी आपको जो रिएक्शन बड़ी स्लो होती हैं। जैसे कि मैंने बोला दूध का दही में बदलना, तो क्या है ये एक स्लो रिएक्शन है। वहीं पर मैं यदि आपसे कहूँ कि आपके पास में पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है आपके पास में किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में, तो पोटेशियम नाइट्रेट एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा वो बहुत जल्दी देगा। ठीक है, तो आप शायद इस बात को समझ ना पाए हों अभी, लेकिन आगे आने वाले इस वीडियो लेक्चर्स में और इस चैप्टर के अंदर में हम ये सभी बातें सीखेंगे। जब आप क्लास 9th में थे तो आप लोगों ने वहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी होगी। उसी रिएक्टिविटी सीरीज़ के बिहाफ पे हम लोग जो है क्या देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होंगी। चलिए तो इस चैप्टर का शुभारंभ किया जाए कि आपका ये चैप्टर है क्या। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो किसके ऊपर में करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर में बात करेंगे। व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब भी आपके पास में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी अपनी ही कोई नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसका नई प्रॉपर्टी इन द सेंस कि उसका भाई एफिनिटी अलग होगा, रिएक्टिविटी अलग होगा, स्टेबिलिटी अलग होगा। तो ये सब कुछ जो है आपको अलग अलग दिखाई देगा। केमिकल रिएक्शंस की यदि हम लोग बात करें, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास में रिएक्टेंट लिखा हुआ है A+B। ठीक है, A+B नाम का कोई दो रिएक्टेंट लिखे हुए हैं और दोनों के दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में एक सब्सटेंस बनाते हैं AB। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पहली बात, रिएक्टेंट A की प्रॉपर्टीज सारी अलग थी, रिएक्टेंट B की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग थी, लेकिन जब आपस में दोनों रिएक्ट करके चलेंगे तो यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी फॉर्म्ड होंगी, एक सब्सटेंस जिसका नाम है AB। एक बात, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, आपके पास में कार्बन है, सॉलिड की फॉर्म में होता है, वहीं पर आपके पास में ऑक्सीजन है जो कि गैस की फॉर्म में है। कार्बन की प्रॉपर्टीज़ आई थिंक आप सभी को पता होंगी। कार्बन जो है आपको कोयले की फॉर्म में मिलता है, कोयला लाइक एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट एंड पिट कोयला। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर में गैसेस फॉर्म के अंदर में पाया जाता है। व्हेन बोथ आर केमिकली रिएक्टिंग टुगेदर, जब दोनों की दोनों केमिकली रिएक्ट करती हैं तो एक नया सब्सटेंस बन के आता है जिसका नाम होता है CO2। अब देखिए, जहाँ पर कार्बन सॉलिड की फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में था, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और एक पोल्यूटेंट गैस को जनरेशन दिया। कार्बन जो है अपने आप में कोई बहुत बड़ा पोल्यूटेंट नहीं है, अकेला कार्बन, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ में कंबनशेट होता है, कंबशन होता है उसका, तो वो एक कंबशन गैस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है CO2 विच इज़ अ पोल्यूटेंट गैस। वहीं पर कार्बन जो है बेसिकली हम लोग किसके फॉर्म में यूज़ करते हैं, कार्बन इन द पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम के फॉर्म के अंदर में होता है और ऑक्सीजन उसको जलाने का काम करता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा प्रेजेंट है, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। दिस सब्सटेंस आर नेम्ड एज द रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास में है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आगे होगी बात समझ में आप सभी को। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारे पास जब दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जिसकी अपनी ही एक प्रॉपर्टी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं जो रिएक्शन के अंदर में ये जो केमिकल रिएक्शन जो है, कंप्लीट रिएक्शन जो है, इसको ही हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नेम्ड एज द केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो लेफ्ट पार्ट है आपके पास में, जो लेफ्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और जो राइट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। आई थिंक आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो रिएक्टेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट इज अ बायोलॉजिकल टर्म एंड केमिकल टर्म इज अ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट इज अ केमिकल टर्म एंड सबस्ट्रेट इज अ बायोलॉजिकल टर्म। तो यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आई होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यदि हम लोग देखें, हमारे पास जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि रिएक्टेंट अपने पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बनाएगा।
जैसे कि मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, AA प्लस BB, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसको, A और A के बीच का बॉन्ड टूटे और B और B के बीच का बॉन्ड टूटे और AB के बीच में बॉन्ड बने। दैट मीन्स ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक्ड एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड टू कंप्लीटिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जब तक पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक नया बॉन्ड भी नहीं बनेगा। जब पुराना बॉन्ड टूट जाता है तो नया बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट होता है, और जब पूरी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें एक 100% पार्टिसिपेशन चाहिए होगा इन दोनों रिएक्टेंट का। इन दोनों रिएक्टेंट का जब तक 100% पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, अपने आप में एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। सरफेस फिनोमेना जो कि सरफेस पे लगता हो, ना कि बल्क पे लगता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कब कंप्लीट होगा, जब वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ में, व्हेन द आयरन रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड एयर कंप्लीटली, तब उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट रिएक्शन। और ये अपने आप में एक बहुत ही स्लो रिएक्शन है। मैंने आपको जैसे बोला कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं स्लो एंड फास्ट एंड मीडियोटर रिएक्शन, ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस एंड मिड रेंज रिएक्शन और मिडली स्पीड रिएक्शंस। 3 तरह की रिएक्शंस हमारी पाई जाती हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब रिएक्शन जो होगी वो बेसिकली क्या समझ में आता है हम सभी को कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बन पाएगा जब 100% पार्टिसिपेशन होगा रिएक्टेंट ए, दैट मीन्स ए के जितने रिएक्टेंट से, चाहे 1000 मोल हो चाहे 10 मोल हो, ठीक है। और ऐसी रिएक्टेंट बी के दोनों के मोल आपस में जब रिएक्ट कर पाएंगे तब एक वो नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिसकी अपनी ही कोई केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक शायद आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। तो जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसके अंदर में आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज नेम्ड एज द केमिकल इक्वेशन, दिस इज नेम्ड एज द केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का जैसे मैंने पहले ही बोला, इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट जो है आपका रिएक्टेंट है और जो राइट पार्ट जो है आपका प्रोडक्ट है, ओके। रिएक्शन दैट मीन्स भाई केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। यदि हम लोग केमिकल रिएक्शंस को देखें तो उसके बहुत सारे कैरेक्टर में से एक सबसे पहला कैरेक्टर आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वो अपना स्टेट चेंज करती है। जैसे मैं आपको कहूँ, सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है आपके पास में वो कैसा है, क्या नाम था उसका, चेंज इन स्टेट, ठीक है। आप जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, उसका स्टेट जो होगा वो ज़रूर चेंज होता है। कई रिएक्शंस में ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन हाँ आमतौर पर ऐसा देखा जाएगा कि जब भी हम किसी रिएक्शन को हीट करेंगे या रिएक्टेंट को हीट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, उसका स्टेट जो होगा वो चेंज होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास में लिक्विड वाटर है और लिक्विड वाटर को यदि हीट किया जाए तो किसकी फॉर्म में चेंज होगा बेटा, देन इट चेंज टू वेपर, है ना, वाटर वेपर्स। मैं इसको गैस बोल सकता हूँ या फिर इसको मैं वेपर बोल सकता हूँ। एक बात मैं और भी बोल दूँ, मैं इसको गैस बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करूँगा, मैं इसको वेपर बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा। अच्छा ठीक है, वो बात की बात है। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसका स्टेट जो होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, या फिर कई रिएक्शंस में ऐसा नहीं भी होता है। अब जैसे देखिए हमारे पास में केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि मेरे पास में Na सोडियम है, सोडियम जो होता है आपके पास में सॉलिड की फॉर्म में दिखेगा, वहीं पर आपके पास में क्लोरीन जो होता है बेटा वो गैस की फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। अब देखो कायदे से हमारे पास प्रोडक्ट जो हो गैस बन के आए, अब ये है ना डिसाइडेड होगा कि आपके पास प्रोडक्ट कैसा बन रहा है। जैसे मेरे पास बन के आया प्रोडक्ट कौन सा, NaCl, किसकी फॉर्म में बन रहा है बेटा, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है आपके घर में, साधारण नमक, ठीक है, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, किसका स्टेट चेंज हो गया, तो क्लोरीन का स्टेट चेंज हो गया। वो किसके साथ में कंबाइंड हो गया, सर क्लोरीन के साथ में कंबाइंड हो गया। सर स्टेट सॉलिड ही क्यों हुआ, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इन दोनों एटम्स के बीच में या फिर इन दोनों आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दोनों ही आयंस के बीच में या फिर एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होगा तो क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल सॉलिडिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर में या फिर दोनों ही आयंस के बीच में बहुत कम होगा तो गैसेस स्टेट को प्रिजर्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आई होगी। जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के अंदर मैंने वाटर ऐड कर दिया और मेरे पास में प्रोडक्ट जो आता है, अब देखिए ये मेरे पास में सॉलिड फॉर्म में है, ये मेरे पास में लिक्विड फॉर्म में है और मेरे पास बन के आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस बन के आ जाता है जो कि आपको लैब के अंदर में बेसिकली एक सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है ना, इनको अब ऐसा किस लिए है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप जब भी इस कैल्शियम पाउडर को आप रिएक्ट करेंगे, हीटिंग वाटर के साथ में आप इसको रिएक्ट करेंगे तो एक बेस बना के देता है आपको। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी के साथ साथ में ये अपने आप में क्या है, बेसिक सॉल्यूशन भी है, और ये अपने आप को पहली फॉर्म में जो आप इसका लैब में सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो बेसिक लैब में इसको तैयार करें तो आपको सॉल्यूशन फॉर्म में दिखाई देता है, दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा। लेकिन आप यदि लैब के अंदर में इस केमिकल को देखोगे तो आपको एक डब्बे में है ना इस सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा। क्यों? इसको जो हम लोगों ने सॉलिडिफाई करके मार्केट में उतारा है या फिर लैब में दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपको अर्थ क्रस्ट में जो आपको क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा या फिर आपको नेचर में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा वो बेसिकली आपको सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है। जैसे कि नमक NaCl सॉलिड मिलता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है, उसको सिंथेसाइज करके हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करके हम लोग कहाँ पर लेके आ जाते हैं भैया, नमक की फॉर्म में लेकर, जो कि अपने आप में सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। तो एक प्रोसेस है ये सारा का सारा। तो चेंज इन स्टेट इज़ ए वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, जब भी आप जैसे कि आपके घर में कोई भी चीज़ है आप उसको हीट करोगे तो देन इट्स कम्प्लीटली चेंज इनटू द लिक्विड और गैस। तो एक चेंज इन स्टेट की बात कर रहे थे हम लोग। तो गैस जो है आसानी से लिक्विड जो है आसानी से किसकी फॉर्म में चला जाएगा, गैस की फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉलिड को एक्सेसिव टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द चेंजमेंट इनटू गैस। आप जब 9th क्लास में थे तब आपने वहाँ पर 2-4 टर्म पढ़ी होंगी। सॉलिड इनटू लिक्विड की जब फॉर्म में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन की फ्यूज़न। डिसाइड करना सर, डिसाइड कीजिए। ठीक है, मैं 2 ऑप्शन देके बैठा हुआ हूँ, और लिक्विड जब गैस की फॉर्म में जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। ठीक है, मैं फिर से आपको दोनों एग्जांपल देके जा रहा हूँ, आपको डिसाइड करना है कि आप उसको क्या बोलते थे। ठीक है, तो इट्स वेरी कॉमन थिंग कि जब भी रिएक्शन होगी तो उसका जो है स्टेट चेंज होता है, लिक्विड से गैस की फॉर्म में जा सकता है या फिर सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड की फॉर्म में, दैट मीन्स सब्लिमेशन भी हो सकता है। इट्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस कि कैसी सिचुएशंस और कैसे कंडीशंस हम लोगों ने रिएक्शंस के ऊपर में अप्लाई की है। ठीक है ना, अब जब एक्सेसिव टेम्परेचर अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में एग है ना, एग है हमारे पास में, एग के अंदर तो सर लिक्विड होता है पूरा का पूरा, है ना, एग के अंदर तो लिक्विड होता है। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं, मतलब उबालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, तो एग के अंदर का जो लिक्विड जो होता है वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है सर। ठीक है, एग के अंदर जो लिक्विड जो है वो आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स अब जब आप किसी चीज़ को हीट कर रहे थे तो वो सॉलिड लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में चला गया। सर ये बात तो हाँ सर ऐसा होता तो है, ऐसा होता है ना भैया, कब पता ना हो। ठीक है, बिल्कुल पता है आप सभी को। इट्स वेरी कॉमन थिंग, आप सभी इसको घर में भी यूज़ करते हैं। आई थिंक आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर द टुडे एंड थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन।